देखो बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ये चैप्टर पढ़ना था। इससे पहले 2 चैप्टर हम कर चुके हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ें इसमें नहीं है, सरल सा है, कोई बहुत ज़्यादा समझाने वाली भी बात नहीं है। जिन लोगों को खास तौर से थोड़ा बहुत ह्यूमन एनाटॉमी का और जो इससे पहले हम पढ़ के आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका ठीक ठाक नॉलेज है, वो इस चैप्टर को ढंग से रिवाइज कर सकता है। देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें आप थोड़ा सा आपके बुक के हिसाब से अगर हम चले ना, तो उसको हम 2 पार्ट में लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटेनेंस, और दूसरे जो है नेशनल प्रोग्राम्स। ठीक है, कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर ये सब चीजें दी हुई है भाई। अब अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटेनेंस में देखिए, हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसकी हेल्थ ठीक हो, किसी भी प्रकार का उसमें कोई इन्फेक्शन या कोई एनोमली ना हो, तो। और दूसरा अवेयरनेस एंड एजुकेशन। ठीक है, अवेयरनेस जरूरी है, हमें जानकारी जरूरी है कि किस किस प्रकार से उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, और उसके एजुकेशन भी आपको होनी चाहिए। ठीक है, इसी में आगे अगर फर्दर देखते हैं तो प्रिवेंट एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है, जैसे हेपेटाइटिस बी है, एड्स है, ऐसे ही कुछ प्रोटोजोवन डिजीज भी है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं, उनसे सुरक्षा। अर्ली प्रेगनेंसी हेल्थ केयर, तो अर्ली प्रेगनेंसी है तो शुरुआती तौर में थोड़ा ध्यान रखना होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। अनसेफ अबॉर्शन और सेक्स अब्यूज। ठीक है, ये सब टॉपिक्स हमारे इसके अंदर रहते हैं। बेसिकली इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको देने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हो इसको, क्योंकि हम लोग जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहाँ पढ़े हैं हम इसके बारे में जानकारी वैसे प्राप्त कर चुके हैं। एसटीडीज के बारे में आपको खासतौर से 2 डिजीज आपकी बुक में दी हुई है, उसका आपको पता होना चाहिए कि एड्स है और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, इधर नेशनल प्रोग्राम्स के अंदर जो आ रहा है, उसमें फैमिली प्लानिंग इंडिया में काफी पहले ये जब शुरू किया गया तो काफी इसके मकसद थे फैमिली प्लानिंग की, और इसी के अंतर्गत एक नारा भी दिया गया था, हम दो हमारे दो। ये इसका जिक्र आपके बुक के अंदर है। ठीक है, क्योंकि 2 बच्चों के ऊपर कंसंट्रेट किया गया था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का ये मकसद था कि वो हमारी पॉपुलेशन को एक स्टेबल पॉपुलेशन मॉडल पर लेकर के चले। स्टेबल के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं पहले। ठीक है, मैटरनल हेल्थ स्कीम्स, आप देखते हैं जो मातृत्व की जो स्वास्थ्य की जो स्कीम्स हैं, जहां पर जैसे एक कार्ड बनता है, जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्ड, और इस तरीके के जो सरकारी जो स्कीम्स हैं, इनके अंदर जो जैसे खास तौर से जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, तो यही चीज आ गई इधर से, उसकी केयर, उसको प्रॉपर मात्रा में जो दवा का वितरण है, कैल्शियम की दवाई है या जो आयरन की टेबलेट्स हैं, उनका वितरण प्रॉपर हो, और ये सब इस स्कीम के अंतर्गत है। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ स्कीम, खास तौर से बच्चों का एक टीकाकरण का कार्ड बनता है। ठीक है, उसमें समय समय पर उसका वैक्सीनेशन होता है, खसरे से संबंधित जो एक और आता है मीजल्स है, रूबेला है, इनसे संबंधित जितने भी जो टीके लगते हैं, उसका एक प्रॉपर चार्ट होता है उसमें दिया हुआ कि इस समय टीका लगता है, तो वो सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वो टीका लगता है। इसके अलावा बच्चों के पोषण से संबंधित भी चीजें हैं। ठीक है, और एक और मैं बताऊं आपको, जो आपका स्वास्थ्य परीक्षण होता है ना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आरबीएस के बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी लगभग इसी चीज का हिस्सा है, आपका आपके स्वास्थ्य की सही देखभाल। ठीक है,
और एमनियोसेंटेसिस बैन, ये एक मुख्य चीज ये रही है। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? हाँ नहीं, प्रेगनेंसी जब होती है तो उस समय हम एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल करके उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। तो उससे हमें क्या है, थोड़ा सा क्रोमोसोम का आइडिया हो जाता है। बार बॉडी नाम का एक कॉन्सेप्ट है, जो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ना, तो बार बॉडी की संख्या होती है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स -1। तो फीमेल होगी तो उसमें बार बॉडी कितनी होगी? 2 - 1 कितनी हो जाएगी? 1। और अगर मेल होगा तो उसमें बार बॉडी होगी ही नहीं। तो उससे पता लगाया जा सकता है। इसीलिए बेसिकली एमनियोसेंटेसिस था तो इसलिए कि बच्चे में कोई अगर क्रोमोसोमल डिफेक्ट है तो उससे संबंधित हम अवेयर रहें, या उसका कोई भी प्रिवेंटिव मेजर हम लेना चाहें तो ले लें। लेकिन क्या है कि इसका मिसयूज होने लगा। लोग बाग इसे गर्भ के अंदर मेल है या फीमेल है इस बात का पता लगाने के लिए उपयोग करने लगे, तो इस पर बैन लगा। ठीक है। RCH रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर से संबंधित ये जो भी प्रोग्राम है, ये संयुक्त रूप से ही चलते हैं, जो मैटरनल हेल्थ केयर है और ये सब है। तो बेसिकली आप एक रीडिंग लगाएंगे तो उसमें ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इधर देखिए, आगे के नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो सेक्स एजुकेशन है और बर्थ कंट्रोल मेथड्स है, इन पर आपकी किताब में स्ट्रेस किया हुआ है। तो इनफॉर्मल एंड फॉर्मल डिस्कशन इन स्कूल्स, फैमिलीज, मीडिया, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके अंदर जो लैंगिक शिक्षा है उसके बारे में जागरूकता लाई जाती है। एक कार्यक्रम चल रहा है, आप लोगों को पता होगा, बालिका मंच। आप लोग हिस्सा लेते हैं ना उसमें, खास तौर से क्योंकि हमारा सामाजिक सरोकार ऐसा है कि हम लोग अपनी कुछ चीजें हैं वो लड़कियां, खास तौर से लड़कियां, वो अपने जनन स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को डिस्कस नहीं कर पाती हैं। तो उनको वो मंच प्रदान किया गया है जहां पर बच्चियां होती हैं और उनके कुछ फीमेल टीचर मेंटर्स होते हैं, उनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हो। तो डिस्कशन से ही हमारे अंदर अवेयरनेस आती है। ठीक है। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे और कुछ मतलब जो आजकल प्रचार प्रसार चल रहा है वो इस तरीके का चल रहा है कि उससे कि आप थोड़ा सा एक इस स्तर पर पहुंचो कि आप अपने जनन स्वास्थ्य की चर्चा जो है वो आप अपने परिवार के बीच में भी कर सको। ठीक है। कम से कम मतलब उन सदस्यों से जिनसे आप सही ढंग से बात कर सकते हो, जैसे लड़कियां अपनी माता से आराम से बात कर सकती हैं, तो वो सब इसके अंडर आता है। ठीक है। एनकरेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन, एसटीडीज। ठीक है। इनके बारे में समझ को विकसित करना भी हमारा उद्देश्य है कि प्यूबर्टी क्या है। जब मतलब क्या है कि जब 13 से 18 की जो एज आती है उस समय हम सेक्सुअली मैच्योर होने लगते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी। उनमें जो चेंजेस आते हैं, बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, आपकी फिजियोलॉजी में जो चेंजेस आते हैं, उन चीज़ों की समझ विकसित करना भी इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है। और ख़ास तौर से फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उससे संबंधित समझ, भाई ये मान लीजिए जिसको फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, पहली बार जब जिसको शुरू होता है, तो हो सकता है बच्चे को ये लगे कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन उन चीज़ों की समझ आपको, कि देखिए आपके 8वीं क्लास में एक चैप्टर है किशोरावस्था की ओर, ठीक है, तो उसमें ये सब चीज़ें दी हुई है, बड़ा ही एज के साथ सिंक्रोनाइज करके दिया हुआ है। तो इन सब कार्यक्रमों का ये भी है। और आपके ये जो हेल्थ वाला ये जो चैप्टर है इसमें थोड़ा बहुत इसका विवरण दिया हुआ है। ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में समझ, वो हम पहले ही थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। और अब जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं, जनसंख्या नियंत्रण के जो तरीके हैं, ठीक है, उन पे आपकी किताब के अंदर ये जो मेथड दिए हुए हैं उनमें देखिए, जैसे नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड है। नेचुरल मेथड तो जैसे आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है, ठीक है, उसमें जैसे खास तौर से जो ओव्यूलेशन का टाइम है, ठीक है, उस समय अगर पॉसिबिलिटी होती है तो फिर हो सकता है कि चाइल्ड बर्थ हो। ठीक है। अगर तो वो क्या है, नेचुरल मेथड है। बैरियर है जो फिजिकल मेथड्स हैं, ठीक है, वो आपने देखा है आपकी 10th क्लास की बुक में भी इसके बारे में कुछ दिया हुआ है।
आईयूडीज है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो यूट्रस में लगती हैं, जैसे कॉपर टी है या कुछ हार्मोन से संबंधित स्ट्रिप्स वगैरह भी लगती हैं, ठीक है। खासतौर से आपकी किताब में कॉपर टी दिया हुआ है जो कि कॉपर आयन रिलीज करती हैं, फर्टिलाइजेशन को रोकती हैं, ठीक है। ओरल पिल्स हैं जो आप जैसे सामान्य टेबलेट लेते हो उस हिसाब से फीमेल वो टेबलेट ले सकती हैं, जिससे कि उनमें वो फर्टिलाइजेशन की संभावना कम हो जाती है। तो बर्थ कंट्रोल में ये या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के रूप में ये काम करते हैं। कुछ एक इंजेक्टेबल हार्मोन्स भी डेवलप हुए हैं जिनकी सहायता से जो बर्थ कंट्रोल संभव है। इसके अलावा मुख्य जो आता है वो है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में दो तरीके के दिए हुए हैं, एक तो है ट्यूबेक्टोमी और एक वासेक्टोमी। वासेक्टोमी किस में है? वासेक्टोमी फीमेल में है, मेल में, हाँ वासेक्टोमी मेल में है, जहाँ वास डिफरेंस में कट लगाया जाता है जिससे कि स्पर्म जो है वहां पर नहीं पहुंचेंगे। और ट्यूबेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब में कट लगाया जाता है जिससे कि उसके अंदर बर्थ कंट्रोल पॉसिबल है। तो ये हो गए बर्थ कंट्रोल मेथड्स। अब इसके बाद आता है इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट। ये सारे जनन स्वास्थ्य के हिस्से हैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट, कई कपल्स ऐसे हैं जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। आपने बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे आईवीएफ के, कोई इस तरीके के निसंतानता इस तरीके के ना। तो वो जो टेक्नोलॉजी जो कि कोई कपल ऐसा है जिसको बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं उसमें सहायता करें, वो क्या कहलाती है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART। ART की कई बार फुल फॉर्म आ जाती है, ठीक है ना। इसकी दो तरीके की फुल फॉर्म बनती है बेटा, एक तो क्या है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, है दूसरा क्या है एंटी रिट्रोवायरल टेक्नोलॉजी, सॉरी ट्रीटमेंट, ठीक है। एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट या थेरेपी जो कि एड्स के अंदर काम आती है, तो उसको भी ART लिखा जाता है। तो अगर ऑप्शन कैसा दिया हुआ है उस हिसाब से आप देखिएगा, अगर ऑप्शन वाला है तो, अन्यथा आपको यही लिखना है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब इन्हीं रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में थोड़ा सा एक है IVF, ZIFT, GIFT, ICSI, ये चार ये मेजर है। इनके आपको एक तो पूरा इनका जो फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। IVF क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब क्या है? लेबोरेटरी कंडीशन में फर्टिलाइजेशन। नेचुरल कंडीशन में तो कोपुलेशन के बाद जब स्पर्म अंदर जाते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर वो फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन अगर किसी के अंदर समस्या है, किसी कपल में कि उसके अंदर वो कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम दोनों से ही क्या लेते हैं? गैमीट लेते हैं। गैमीट लेकर के उन्हें कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर या अन्य किसी भी पात्र के अंदर जो भी एसेसिबल होता है वहां पे, उसमें क्या कराया जाता है? फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और पॉपुलरली इस टेक्निक को टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है, ठीक है। तो IVF में क्या होता है? स्पर्म और ओवा लेकर के वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यूअसली उसको माइक्रोस्कोप के अंदर हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ही वो 8 सेल तक का हो जाता है, 8 ब्लास्टोमियर वाला हो जाता है एम्ब्रियो, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं किसमें? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो अच्छा, ये क्या है? ZIFT क्या है? नेक्स्ट स्टेप आ गया ना ये। तो कई बार क्या होता है, जाइगोट बनते ही जाइगोट को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। उसको ET भी बोलते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर। उसको एम्ब्रियो बोल दिया ना, 8 ब्लास्टोमियर वाला हो, तो अगर उसे ट्रांसफर किया तो वो एम्ब्रियो ट्रांसफर है, ठीक है। इसके बाद है GIFT, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अगर कोई फीमेल ऐसी है जहां पर एग प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, ओवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो हम किसी डोनर से ओवा लेकर के उसे उसमें ट्रांसफर करके और फिर नॉर्मल रिप्रोडक्टिव मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो GIFT की श्रेणी में आता है। अगर स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो स्पर्म जो है वो लेकर के किसी आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, उससे वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, तो वो भी GIFT की श्रेणी में आता है। तो कई बार क्या होता है, एकदम कंफर्म करने के लिए
जो कि आजकल टेक्निक काफी प्रचलन में है, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे एक पाइशर पिपेट की सहायता से ओवा को होल्ड किया जाता है। ठीक है, और उसमें स्पर्म का इंजेक्शन लगाया जाता है, स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। तो उससे क्या है, कंफर्म स्पर्म से वो क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया, एकदम कंफर्म है। फिर उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं और वही है ये ZIFT। समझ गए? तो ये सब होता है। अब इसके बाद क्या है, अब ये सब जो प्रोसेस होता है, हमारा जो समाज है वो अभी भी इन चीजों के बारे में इतना एक्वेंटेड नहीं है। इनका बहुत मतलब जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी है या ART की सहायता जब ली जाती है तो समाज उसको कोई बहुत अच्छी नजर से नहीं देखता है। तो इस बात का जिक्र है आपकी बुक के अंदर। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये एक देखिए साइंटिफिक मेथड है, तो इसमें कोई इस तरीके की दिक्कत ना होनी चाहिए। तो ये एथिकल एंड लीगल इश्यूज हैं। ठीक है, इनको एड्रेस करना भी हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो हम इनके बारे में हमारे पास अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी है और है, तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं कि उनके क्या एथिकल इम्पैक्ट्स आते हैं, सोशल इम्पैक्ट्स आते हैं, वो सब थोड़ा बहुत दिया हुआ है। आप बस जस्ट रीडिंग करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये आपका चैप्टर जो है वो एक तरीके से बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। मेजर इसमें क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो इनसे आते हैं बेटा, IVF, ZIFT, GIFT, ICSI, ART, बस इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। या फिर क्या है कि फैमिली प्लानिंग से संबंधित जो आपके बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं, इन पे ज़्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें कोई आपका है, कोई क्वेश्चन है? मेरे ख्याल से क्लियर है ये। अब इसके जो होमवर्क हैं वो आप नोट कर लो बेटा। प्रिपेयर फ्लो चार्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, इनका फ्लो चार्ट आप बनाएं। ठीक है, और छोटे छोटे डायग्राम्स भी साथ में लेकर के इसको पूरा कर दें। सेकंड क्या है, ART, IVF, ZIFT, GIFT, ICSI, इनको डिफाइन करना है, इनकी फुल फॉर्म भी लिखनी है। ठीक है, लास्ट जो है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एथिकल एंड लीगल इश्यूज, इसके बारे में एक छोटी सी टिप्पणी लिखनी है, 10-15 लाइन। ठीक है, कि भाई जो ART है इनके एथिकल और लीगल इश्यूज क्या हैं। ठीक है, मैं कंप्लीट समझूं, कोई दिक्कत नहीं है?